हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शुकौशल। जैसा कि आप जानते हैं, हमने एमसीक्यूज स्टार्ट कर दिया, एमसीक्यूज सीरीज स्टार्ट कर दी है। हमने सिलेबस लगभग कंप्लीट कर दिया है, 1 या 2 यूनिट रहती है वो भी हम कर देंगे। और जो हम एमसीक्यूज करी है उसमें हम आज की इस वीडियो में करेंगे रूरल मार्केटिंग। और बाकी के जो एमसीक्यूज हैं उनकी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 4-5 वीडियो पहले बना चुके हैं हम, तो आप वो डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज की रूरल मार्केटिंग का स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो पहला हमारा क्वेश्चन है वो है रूरल मार्केटिंग इन्वॉल्व्स। रूरल मार्केटिंग में क्या शामिल है? इनमें से, इन पॉइंट्स में से सबसे पहले है बोथ प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स इन रूरल एरियाज। देखो, ये क्वेश्चन है ना, इनमें आपको सब ऑप्शंस में थोड़ा थोड़ा ऐसे लगेगा कि सारे ही सही है आंसर्स, लेकिन आपको इसमें से बेस्ट सेलेक्ट करना है। ठीक है, क्योंकि जो मार्केटिंग के क्वेश्चंस हैं ये ऐसे जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं ना, उनमें ऐसे ही क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं जिनमें आपको बेस्ट सेलेक्ट करना होता है। आपको अगर इस कंसेप्ट की अच्छे से नॉलेज होगी, आपने अच्छे से समझा होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें से कौन सा क्वेश्चन है, आंसर है। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट ये है कि दोनों शामिल होते हैं, बाइंग भी सेलिंग भी प्रोडक्ट्स की इन रूरल एरिया। ठीक है, दूसरा है प्रोड्यूसिंग इन रूरल एरिया एंड सेलिंग इन एनी एरिया, कि रूरल एरिया में प्रोड्यूस करना है और कहीं पे भी सेल कर देना है, ये रूरल मार्केटिंग है। या फिर प्रोड्यूसिंग इन एनी एरिया एंड सेलिंग इन रूरल एरिया, यानी कि कहीं और तो उत्पादन करना है और बेचना वो रूरल एरिया में जाके है। फोर्थ है एटलीस्ट वन प्रोड्यूसिंग और सेलिंग इन रूरल एरिया। और फिफ्थ जो हमारा है वो है सेलिंग इन रूरल एरिया एंड प्रोड्यूसिंग इन अर्बन एरिया, यानी कि बेचना तो गांव में है और बनाना वो शहर में है। तो इनमें से जो सबसे मतलब बेस्ट जो हम कह सकते हैं रूरल मार्केटिंग की फीचर को एक्सप्लेन कर रहा है, वो कौन सा पॉइंट है? आपको इसका पहले खुद से ही आंसर जो है वो देखना है, कमेंट सेक्शन में भी भेज सकते हो आप। फिर जो है आपको इसका एग्जैक्ट आंसर देखना है आगे वीडियो में। ठीक है, पॉज करके पहले सोचो क्या आंसर होगा इसका। तो देखो, इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा फोर्थ, कि एटलीस्ट वन प्रोड्यूसिंग और सेलिंग इन रूरल एरिया। क्योंकि देखो, रूरल एरिया में कम से कम, देखो जो सबसे सही जो इन ऑप्शंस में से जो एक्सप्लेन कर रहा है रूरल मार्केटिंग की, वो ये है कि चाहे वो जरूरी नहीं है कि दोनों चीज़ें शामिल हो, प्रोड्यूसिंग सेलिंग दोनों होना जरूरी नहीं है रूरल मार्केटिंग में। अगर एक चीज़ भी होती होगी ना, चाहे प्रोड्यूसिंग चाहे सेलिंग, तो भी वो रूरल मार्केटिंग होगी। दूसरा पॉइंट कैसे गलत हो गया? क्योंकि देखो, प्रोड्यूसिंग इन रूरल एरिया एंड सेलिंग इन एनी एरिया, क्या ये ही जरूरी है? ये जरूरी नहीं है कि रूरल एरिया में ही प्रोड्यूस हो। रूरल मार्केटिंग में ये चीज़ जरूरी नहीं है कि जो उत्पादन है वो रूरल एरिया में होता और बेचते कहीं और हो। ये चीज़ जरूरी नहीं है। हो सकती है ये चीज़ कि भाई रूरल एरिया में प्रोड्यूस हो रहा हो और कहीं और बेचा जा रहा हो, लेकिन ये चीज़ ही होना जरूरी नहीं है रूरल मार्केटिंग में। रूरल मार्केटिंग में ये जरूरी है कि या तो प्रोड्यूसिंग जो है, यानी कि उत्पादन जो है वो रूरल एरिया में होता हो, या फिर वो बेचा सामान रूरल एरिया में जा रहा हो। इनमें से अगर एक भी कंडीशन होगी ना, तो भी वो रूरल मार्केटिंग हो जाएगी। तो इसीलिए जो हमारा सही आंसर है वो है ये फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, और हमें ये बताना है कि इनमें से ये दोनों स्टेटमेंट सही है, एक सही है या कैसे सही है, हमें ये बताना है। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो है ओनली लो प्राइस प्रोडक्ट विल सेल इन रूरल इंडिया, यानी कि सिर्फ कम जो प्राइस के प्रोडक्ट होते हैं वही रूरल एरिया में बेचे जाते हैं। दूसरा है रूरल कंज्यूमर्स आर होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब है कि सेम नेचर के होते हैं रूरल कंज्यूमर, अलग अलग नेचर नहीं होता। होमोजीनियस का मतलब यही होता है कि सेम होते हैं। तो क्या बताओ, ये दोनों चीज़ें सही है या इनमें से कौन सा सही है? तो देखो, इसका सही आंसर क्या होगा कि दोनों ही गलत हैं। क्यों गलत हैं? क्योंकि देखो, क्या रूरल कंज्यूमर्स सारे होमोजीनियस होते हैं? जो ये सेकंड जो स्टेटमेंट कह रही है, सारे सेम तो नहीं होते ना, हेट्रोजीनियस होते हैं। हेट्रोजीनियस जिसको हम बोलते हैं कि विभिन्नता होती है उनमें, कि सारे अलग अलग होते हैं, सबका कंजप्शन जो पैटर्न है वो अलग होता है। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे रूरल कंज्यूमर सेम प्रोडक्ट खरीद रहे होंगे, सेम उनका बिहेवियर होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। और जो ये फर्स्ट स्टेटमेंट है ये कह रही है कि ओनली लो प्राइस प्रोडक्ट आर सेल इन रूरल इंडिया, कि सिर्फ और सिर्फ लो प्राइस प्रोडक्ट ही बेचे जाते हैं। लेकिन ये चीज़ भी गलत है, क्योंकि सिर्फ रूरल जो जो सॉरी जो रूरल इंडिया में ये नहीं है कि सिर्फ कम प्राइस के प्रोडक्ट ही बेचे जाते हैं। ये एक मिथ है। इसको ऐसे वो भी है, हमने देखे भी थे वीडियो में, कि रूरल मिथ्स होते हैं कुछ, कि सिर्फ लो प्रोडक्ट ही
जो है वो खरीदते हैं, वो सिर्फ प्राइस को ही ध्यान रखते हैं रूरल कंज्यूमर्स, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो महंगे प्रोडक्ट्स भी खरीदते हैं, वो प्रोडक्ट में वैल्यू देखते हैं, ना कि ये कि वो सबसे कम प्राइस का है तो ही खरीदेंगे, सस्ते प्रोडक्ट ही खरीदेंगे, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए ये फर्स्ट स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है और दोनों स्टेटमेंट ही गलत हो जाती है, और इसलिए हमारा जो क्वेश्चन है वो ये आंसर जो है वो ये सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। ठीक है, ये इन्हीं की एक्सप्लेनेशन थी, आप लोग पढ़ सकते हो बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम इन रूरल इंडिया, रूरल मार्केट क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है रूरल मार्केट में। सबसे पहला तो है कि प्रोडक्ट को सेल करना प्रॉब्लम है, क्या प्रोडक्ट कस्टमर्स की नीड्स को आइडेंटिफाई करना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, या फिर रिसोर्सिज को मैनेज करना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, या फिर कस्टमर्स और रिटेलर्स तक पहुंचना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो सबसे बड़ी, वैसे तो ये सारी ही प्रॉब्लम है थोड़ी, तो रूरल मार्केटिंग की प्रॉब्लम्स तो हैं ही, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इनमें से कौन सी है, आपको इसका आंसर खुद से सोचना है पहले। और अब हम इसका सही आंसर बताते हैं। सही आंसर इसका क्या है कि टू रिच कस्टमर एंड रिटेलर्स, ये जो आंसर है डी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखो रूरल मार्केट में सबसे जो ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, और इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम होने की वजह से, देखो इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है यानी कि रोड्स नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम है, तो ऐसे में रूरल कस्टमर्स तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम जो गांव है वो छोटे छोटे हैं और बहुत फैले हुए हैं, जैसे अलग अलग एरिया में है, उनके बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा है, शहर से वो बहुत दूर हैं पड़ते हैं, तो इसीलिए उन कस्टमर्स तक या रिटेलर्स तक पहुँचना मुश्किल है। लेकिन वहाँ पे अगर पहुँच जाते हैं तो ये चीज़ें तो फिर भी आसान हो जाती हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, टू रिच कस्टमर्स एंड रिटेलर्स। ठीक है, हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है HUL शक्ति किसके लिए है, HUL शक्ति इज मीन्ट फॉर, किसके लिए है HUL शक्ति की जो हमने जो केस स्टडी की थी, क्योंकि ये केस स्टडी के लिए अलग वीडियो बनाई थी हमने, तो उसमें आपने अगर वो सुनी होगी तो आपको पता होगा कि HUL शक्ति जो है वो किसके लिए था। ये प्रोजेक्ट लेबर के लिए था, रूरल यूथ के लिए था, रूरल वुमेन के लिए, या फार्मर्स के लिए, किसके लिए था HUL शक्ति, आप लोग सब भी बताओगे पहले ये क्वेश्चन आंसर पता चलने से पहले। तो चलिए अभी देख लेते हैं। जो HUL शक्ति प्रोजेक्ट है वो रूरल वुमेन के लिए था, क्योंकि HUL शक्ति जो 2001 में लॉन्च किया था HUL ने, जो ये हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने, और ये किसके लिए किया था कि जो रूरल वुमेन है उनको एम्पावर करने के लिए और अपने प्रोडक्ट्स रूरल मार्केट में पहुंचाने के लिए, क्योंकि पहुंचाना रूरल मार्केट में प्रोडक्ट्स को यही सबसे बड़ी समस्या होती है। हमने पीछे भी देखा क्वेश्चन में कि कस्टमर्स तक पहुंचना मुश्किल है, तो उसके लिए ही HUL शक्ति ने अपना ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, जिसमें वो रूरल अम्मा, शक्ति अम्मा बोलते हैं जिनको, कि वुमेन एंटरप्रेन्योर बनाए उन्होंने, कि बहुत सारी जो महिलाएं हैं उनको ही बिजनेसमैन बनाया, उनको रिटेलर बनाया, उनको ट्रेनिंग दी, फिर उनको अपने प्रोडक्ट दिया HUL ने, और फिर वो जाके बेच के आती थी दूसरे गाँव में, उनको शक्ति अम्माज बोला जाता है। इससे क्या हुआ कि जो वुमेन एम्पावरमेंट भी हुई और जो है HUL के रूरल मार्केटिंग तक पेनिट्रेशन भी हो, यानी कि पहुंच भी हुई रूरल मार्केटिंग तक। तो ठीक है, तो इसलिए जो HUL शक्ति प्रोडक्ट है वो जो प्रोजेक्ट है वो किसके लिए था, रूरल वुमेन के लिए था। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन वो है हमारा ITC ई चौपाल जो है वो किस लिए जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है ITC ई चौपाल। इसके लिए भी हमने अलग से वीडियो बना रखी है ITC ई चौपाल पे, आपने सुनी होगी तो आपको इसका आंसर पता होगा, और नहीं सुनी तो अभी सुन लेना आप इस वीडियो के बाद, कि ITC ई चौपाल क्या है, कि ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बाज़ार है, सबसे बड़ा बाज़ार है, या वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फार्मर नेटवर्क है, फार्मर्स का एक नेटवर्क है ये सबसे बड़ा, या फिर वर्ल्ड लार्जेस्ट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, कि एक डिजिटली कनेक्ट करने के लिए रूरल एरियाज़ को, रूरल पीपल को, वो है, या फिर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फार्मर बैंक है, कि फार्मर्स का बैंक है, किसानों का बैंक है। तो क्या है इनमें से ITC ई चौपाल। देखो ITC ई चौपाल क्या है, कि ITC ई चौपाल में एक इनिशिएटिव है ITC लिमिटेड का, जिसमें उन्होंने जो फार्मर्स हैं उनको इंटरनेट से कनेक्ट किया, ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स जो हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स वो अच्छे से अच्छी, जहाँ पे उनको दाम मिले जिस मंडी में, वहाँ पे बेच सकें, या फिर ITC को भी सेल कर सकें। उनको जो है कंप्यूटर की स्क्रीन पे उनको पता चल जाता है कि कौन सी मंडी में जो है सबसे ज़्यादा प्राइस मिल रहा है,
उनके प्रोडक्ट का, ठीक है। वो ट्रैक कर सकते हैं प्राइस को सभी मंडीज़ में, और फिर वहाँ पे जहाँ पे उनको सबसे ज़्यादा प्राइस मिले वहाँ पे बेच सकते हैं। दूसरा जो है वो अपने प्रोडक्ट तो सेल करते ही हैं, और दूसरा वहाँ पे उनको एक बाज़ार भी मिलता है जहाँ से वो अपने जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हैं जो उनको चाहिए वो खरीद सकते हैं, जो एग्रीकल्चर इनपुट उन्हें चाहिए यानी कि जो खेती में यूज होने वाली चीज़ें उनको चाहिए वो भी उनको मिल सकती है। तो एक पूरा नेटवर्क जो है वो लेकिन वो सिर्फ फार्मर्स नेटवर्क नहीं है, वो रूरल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इसको हम बोलेंगे कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है जहाँ से रूरल एरिया के लोग अपने प्रोडक्ट बेच भी सकते हैं, यानी कि फार्मर्स अपने प्रोडक्ट बेच भी सकते हैं और ख़रीद भी सकते हैं, क्योंकि उनका जो है एक वो जैसे सुपर बाज़ार टाइप रूरल इसने आईटीसी ने वो भी प्रोवाइड किया जहाँ से वो जो है अपने प्रोडक्ट्स खरीद भी सकते हैं। तो इसलिए इसको हम ये बोलेंगे कि जो आईटीसी है वो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रूरल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिजिटली इंफ्रास्ट्रक्चर है वो, क्योंकि वो कंप्यूटर्स की हेल्प से जो डिजिटलाइजेशन की हेल्प से, इंटरनेट की हेल्प से जो फार्मर्स हैं जो वो सारी इन्फॉर्मेशंस लेते हैं और अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं और ख़रीदते भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है परचेज प्रेफरेंस ऑफ रूरल कंज्यूमर इज शिफ्टिंग फ्रॉम न्यूट्रिशनल कंजप्शन टू, कि क्या कह रहा है ये क्वेश्चन कि जो हम रूरल कंज्यूमर्स हैं, जो ग्रामीण उपभोक्ता हैं, उनकी प्राथमिकता पोषण से हट रही है और किसकी ओर जा रही है, मतलब कि न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट जो वे पोषक जो तत्व वो कंज्यूम करते थे जो पहले, तो उससे वो किसकी ओर शिफ्ट हो रहे हैं। पहला तो है कि फास्ट फूड प्रोडक्ट्स की ओर, दूसरा है लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स की ओर, तीसरा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोडक्ट्स की ओर, और चौथा है वेलनेस प्रोडक्ट्स की ओर। देखो वैसे तो इन सब की ओर ही शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन जैसा कि मैंने बताया मार्केटिंग में आपको ऐसे क्वेश्चंस ही मिलेंगे जिसमें आपको ये देखना होगा कि बेस्ट कौन सा है, क्योंकि देखो मार्केटिंग वैसे बहुत आसान होती है पढ़ना, लेकिन मार्केटिंग को जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं ना तो हमें यही चीज़ें देखनी होती है कि कौन सा इनमें से बेस्ट है, कौन सा इनमें से जो है तरीका सबसे ज़्यादा अच्छा है, कौन सी प्रॉब्लम पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए मार्केटर को। तो इसलिए क्वेश्चन भी ऐसे ही आएंगे फिर, तो इसलिए आपको इनमें से बेस्ट सेलेक्ट करना है कि किसमें जो है कंज्यूमर की प्रेफरेंस शिफ्ट हो रही है। तो देखो कंज्यूमर की प्रेफरेंस जो है इसका आंसर सही है हमारा सी। ये क्या कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोडक्ट्स की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोडक्ट कौन से होते हैं, जो दिखाने के ज़्यादा होते हैं, दिखावा वाले प्रोडक्ट्स जो होते हैं, जो कंज्यूमर जो है जैसे 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 कंज्यूमर की इनकम राइज हो रही है, कंज्यूमर अवेयर हो रहे हैं रूरल कंज्यूमर्स, जैसे वो एडवर्टीजमेंट में देखते हैं वो अर्बन एरिया के लोगों से ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं, तो वो उनकी देखा देखी में उनके जैसे प्रोडक्ट्स यूज करने में ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, चाहे वो लाइफस्टाइल प्रोडक्ट हो, चाहे वो फास्ट फूड प्रोडक्ट हो, चाहे वो कोई से भी प्रोडक्ट हो, लेकिन वो उनकी देखा देखी में जो ज़्यादा दिखाते हैं, जिनको जैसे जो एडवर्टीजमेंट ज़्यादा मिलती है जिनकी, या वो अर्बन कंज्यूमर्स से जो सीख रहे हैं रूरल कंज्यूमर, क्योंकि उनसे कनेक्ट हो रहे हैं ना रूरल कंज्यूमर्स। अब जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है और फैसिलिटीज़ बढ़ रही है, उनकी इनकम बढ़ रही है, उनकी एजुकेशन बढ़ रही है, अवेयरनेस बढ़ रही है, तो इन सब चीज़ों की वजह से जो है रूरल कंज्यूमर जो पहले न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स ही कंज्यूम करते थे, जो नेचुरल प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते थे, उनकी जगह पे अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोडक्ट्स पे शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो है हमारा कि रूरल कंज्यूमर बिहेवियर लार्जली डिफर फ्रॉम अर्बन कंज्यूमर बिहेवियर विद रिस्पेक्ट टू देयर, यानी कि जो हमारे रूरल कंज्यूमर्स हैं उनका बिहेवियर अर्बन कंज्यूमर के बिहेवियर से किस तरह से अलग है, किस चीज़ में अलग है रूरल कंज्यूमर और अर्बन कंज्यूमर का बिहेवियर। देखो बाइंग पावर में अलग है, लिटरेसी या लैक ऑफ अवेयरनेस में अलग है, स्ट्रॉन्ग कल्चरल वैल्यूज़ या नॉर्म्स में अलग है, या फिर चॉइस ऑफ प्रोडक्ट्स में अलग है। किस में अलग है आप सभी लोग सोचें। अब हम आगे बढ़ते हैं आंसर की तरफ। जो हमारा राइट आंसर है वो है स्ट्रॉन्ग कल्चरल वैल्यूज़ जो हैं उनमें अलग है रूरल कंज्यूमर बिहेवियर और जो है अर्बन कंज्यूमर बिहेवियर। अब देखो आपको इसमें आंसर ये भी सही लग रहा होगा कि बाइंग पावर में भी अलग है, क्योंकि हमने ये देखा भी था डिफरेंस में वीडियो में जो हमने की थी रूरल मार्केटिंग की, और ये लिटरेसी और लैक ऑफ अवेयरनेस भी हमने देखा था कि इसमें भी अलग है। लेकिन वो रूरल कंज्यूमर्स की फीचर्स अलग है अर्बन कंज्यूमर से, क्यों वो परचेज करने का उनका तरीका अलग है। लेकिन जो बिहेवियर की जब हम बात करते हैं रूरल कंज्यूमर के बिहेवियर की,
और तो उनमें सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट डालता है बिहेवियर पे, जो इम्पैक्ट डालती है वो है उनकी कल्चरल वैल्यूज़। तो इसलिए क्योंकि कल्चरल वैल्यूज़ है, रूरल कंज्यूमर्स अभी भी बहुत सारी कल्चरल वैल्यूज़ जो फॉलो करते हैं, अपने नॉर्म्स, जो उनके रीति रिवाज जो चलते आ रहे हैं उन पे ज़्यादा फोकस करते हैं रूरल कंज्यूमर्स अभी भी। तो इसीलिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रूरल कंज्यूमर के बिहेवियर को इफेक्ट करने के लिए, वो उनकी कल्चरल वैल्यूज़ हैं, नॉर्म्स हैं। तो इसी चीज़ में वो है जो अर्बन कंज्यूमर से अलग है। ठीक है, क्योंकि देखो जो भी लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि जो वेस्टर्न वियर्स हैं, जिसे हम बोलते हैं कि जो विदेशी पहनावा है, उन चीज़ों को लेकर रूरल कंज्यूमर्स बहुत सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि वो जो हैं वो कल्चरल वैल्यूज़ पे अपना ज़्यादा जो जुड़े रहते हैं, वो कल्चरल वैल्यूज़ से ज़्यादा जुड़े रहते हैं, यानी कि अपनी जो रीति रिवाज हैं, जो उनकी पहले से चलते आ रही नॉर्म्स हैं, उनको ज़्यादा फॉलो करते हैं वो। तो इसीलिए जो रूरल कंज्यूमर बिहेवियर सबसे ज़्यादा जो अर्बन कंज्यूमर बिहेवियर से अलग है, वो इसी मामले में है कि रूरल उनकी कल्चरल वैल्यूज़ और नॉर्म्स से। ठीक है, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन वो है हमारा, जो HUL शक्ति प्रोजेक्ट था वो कब स्टार्ट हुआ। ये हमने पीछे की, अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से सुनिए, सारे क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल अच्छे से समझे हैं, तो आपको पता भी चल गया होगा कि इसका राइट आंसर क्या है, C 2001 में, क्योंकि जो ये 2001 में ही वो जो है स्टार्ट हुआ था HUL शक्ति प्रोजेक्ट। ठीक है, 2001 C इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब जो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द बेस फॉर रूरल मार्केट सेगमेंटेशन। क्योंकि अगर आपने वीडियो ध्यान से सुनी होगी रूरल मार्केटिंग की, तो उसमें हमने बताया है कि रूरल मार्केटिंग सेगमेंटेशन जब हम करते हैं, सेगमेंटेशन का मतलब है कि बाजार का विभाजन, यानी कि बाजार को अलग अलग हिस्सों में बांटते हैं, तो वो किस तरीके से बांटा जाता है, किस बेस पे बांटा जाता है। तो वो उनमें से कौन सा इनमें से नहीं है, साइकोग्राफिक, डेमोग्राफिक, जियोग्राफिक या फिर लिविंग स्टैंडर्ड। इसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, तो यही थे रूरल मार्केटिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो जो पसंद आई है तो आप लाइक करना और शेयर करना सभी को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।